जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बेटा? अच्छा भाई, तो अगर मैं डे वन का थोड़ा सा रिवाइज करवाऊं आप लोगों को यहाँ से, तो टोटल हमारे क्यूएम के अंदर जो है वो 15 चैप्टर्स है, जिसमें से 6 चैप्टर्स जो है वो मैथ्स पोर्शन के हैं और 9 चैप्टर हमारे पास जो है वो स्टैट्स पोर्शन के। 15 चैप्टर जो है वो 5 हिस्सों में, मतलब 5 ग्रेड्स के अंदर डिवाइड हुए हैं। पहली ग्रेड बेसिक मैथमेटिक्स की है, सेकंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की है, तीसरी डेटा एनालिसिस की है, चौथा प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन है और पांचवा सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग है। बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की ग्रेड में से 2 चैप्टर आते हैं, डेटा एनालिसिस के अंदर भी 4 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी 2 चैप्टर है और सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 3 चैप्टर है। ठीक है, आज हम अपने पास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डेटा एनालिसिस के अंदर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के अंदर से। तो अपने पास हेडिंग डाल लो, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। अपने पास हेडिंग डाल लें, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन तो अराउंड आपके पास पेपर में 8 से 10 मार्क्स का टेस्ट हो सकता है। 8 से 10 मार्क्स का मतलब है 4 एमसीक्यू या 5 एमसीक्यू इस चैप्टर से आपके पास आ सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले अगर मैं रिग्रेशन को देखूं तो रिग्रेशन को देखने से पहले हमें एक मॉडल स्टडी करना पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल। ताकि हमें ये पता चले कि रिग्रेशन मॉडल क्या चीज है और क्यों यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी चीज को पढ़ने में कि वो चीज अगर मैं नई दफा पढ़ रहा हूं तो वो चीज क्या है और उसका यूज क्या है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि कोशिश ये करना कि लॉजिकली रहो। ठीक है, रेक्टाफिकेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाम क्या करती है कि बोलो भाई ये फॉर्मूला, ये भाई ऐसे ही होता है, ये ऐसी क्यों होता है, ये फॉर्मूला क्या बताता है। इन तरह चीजों के ऊपर अब ध्यान देने का वक्त आ गया। ठीक है ना, तो अगर मैं रिग्रेशन मॉडल को देखूं तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, कॉपी करो साथ में और फिर उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ये है कि रिग्रेशन मॉडल is used when you want to estimate. Regression model is used when you want to estimate the changes of independent variable on dependent वेरिएबल। ये एक डेफिनेशन है। अब सर अगर मैं डेफिनेशन को रीड करता हूँ, समझता हूँ, तो लिखा हुआ है रिग्रेशन मॉडल इसलिए यूज होता है जब भी हमें एस्टिमेट लगाना होता है किस चीज का, चेंजेस का। किस चीज के चेंजेस का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कोई चेंज आ रहा है और उस चेंज का मैं एस्टिमेट देखूं, इंपैक्ट देखूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, तो मैं रिग्रेशन मॉडल यूज कर सकता हूं। ठीक है,
किस किस की समझ आ गई ये काम बात? मेरी तो नहीं आया, अभी आधा आया, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एस्टिमेट किस बात का है ना, चेंजेस कैसी, किस तरह के चेंजेस, और फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अभी मेरे ऊपर से गए, रट्टा मारने को तो मान लूंगा मैं 2 मिनट के अंदर इस चीज का। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल कोड करूं, सब सारे सुनेंगे मेरे पास, एक मैं एग्जाम्पल कोड करता हूं, मिसाल के तौर के ऊपर एक सेल्स डिपार्टमेंट है, ये काम करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे पास, और एक मिनट रुकिएगा, लेट्स से मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पे मैं एयर्स ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोडक्शन ले लेता हूँ, ठीक है ना। अभी कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। अब मिसाल के तौर के ऊपर एयर 1 है, कंपनी ने जो प्रोडक्शन करी है वो लेट्स से 1000 यूनिट्स की करी है, कंपनी ने 1000 यूनिट्स क्या करें, बनाए। अब 1000 यूनिट जो है वो उन्होंने बनाकर बेचे, तो मिसाल के तौर के ऊपर 20 रुपए का एक यूनिट बेचा है, तो अगर 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी जो सेल्स आई है वो 20,000 रुपए की आई है, पर यूनिट प्राइस 20 रुपए रखा है, ठीक है ना। फिर एयर 2 में कंपनी 2000 यूनिट बनाती है, फिर 20 रुपए का यूनिट बेचती है, तो अब कितने की हो जाती है सेल्स, 40,000 रुपए की सेल हो जाती है। फिर एयर 3 आता है, एयर 3 में कंपनी फिर 3000 यूनिट बनाती है, 3000 यूनिट बनाने के बाद अब कंपनी दोबारा इसको 20 रुपए का ही बेच रही है, तो अब कितने की हो गए, 60,000 रुपए की सेल्स हो गई, ऐसा ना। मतलब पहले प्रोडक्शन हो रही है और फिर उन यूनिट्स को उठा के बेच रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो पैसा जनरेट हो रहा है, सेल्स आ रही है मेरे पास। एक और डेटा ले लेते हैं 4, अब 3500 यूनिट हो गए, अब कंपनी ने 3500 यूनिट बनाए, तो अब कितनी सेल्स जनरेट होगी, 70,000 की सेल्स जनरेट होगी। अब सर मेरा मैनेजर मुझे बताता है, अब क्या हुआ कि ओल्ड प्लांट जो हमारे पास यहाँ पे था, ओल्ड प्लांट को हमने कर दिया डिस्पोज। डिस्पोज का मतलब क्या है, निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। जिस प्लांट से, एग्जिस्टिंग प्लांट जिससे प्रोडक्शन हो रही थी उसको निकालकर फेंक दिया, और मैंने न्यू प्लांट इंस्टॉल करवाया है। क्या करवाया है, मैंने न्यू प्लांट इंस्टॉल करवाया है। मेरा मैनेजर कहता है कि सर अब बताओ कि एयर 5 में सेल्स कितनी होगी। मेरा मैनेजर लाके क्या बोलता है कि भाई पुराना प्लांट निकाल दिया, नया प्लांट इंस्टॉल कराया है, अब बताओ कि एयर 5 के अंदर सेल्स कितनी होगी। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं बोलूंगा सेल्स का होना ना होना डिपेंड करता है कि उस एयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। ऐसा ही है ना भाई, पहले प्रोडक्शन हो रही है फिर सेल्स हो रही है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि सेल्स का होना ना होना किस बात पर डिपेंड करता है, कि उस साल के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सेल्स भी ज्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन कम होगी तो सेल्स भी कम होगी। ऐसी एग्जांपल के अंदर देखता हुआ आ रहा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा सर कि सेल्स का होना ना होना प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे बताओ सर इस ईयर के अंदर, इस रेलेवेंट ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी, इसका मतलब सेल्स डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर। तो सेल्स कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि इसका होना ना होना दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्स इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का हमने क्या लगाना है, एस्टीमेट लगाना है। तो फिर मेरा भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे केस में हो गया प्रोडक्शन, तो मैं इसको बोल दूंगा सर ये हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर डेफिनेशन में कुछ चेंजेस की बात भी आई थी, डेफिनेशन रीड करो, लिखा हुआ था रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट द चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज आ रहा होगा, उस चेंज का एस्टिमेट चेंज के ऊपर लगाना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो समझ आ गया, इंडिपेंडेंट भी समझ आ गया, एयर 5 की सेल्स का एस्टिमेट भी लगाना है। तो चेंजेस जो नाम का था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, वो चेंज का है, ये प्लांट आया है ना, ये चेंज आया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ये प्लांट नाम का चेंज आया है, तो पुराना प्लांट निकाल के फेंक दिया और नया प्लांट लाके लगाया, ऐसा ना। तो अब अगर मैं डेफिनेशन को रीड करता हूं इस एग्जांपल को सामने रखते हुए, तो देखो लिखा हुआ है कि रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट। अच्छा, हर सवाल में डेफिनेशन से करो, डेफिनेशन आपको आपके हर सवाल का जवाब देगी। देखो लिखा हुआ है रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू एस्टिमेट, किस चीज का एस्टिमेट, चेंजेस, किस चीज के चेंजेस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस, किस पर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। मेरे सारे सवाल का जवाब डेफिनेशन ने दिया है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज का एस्टिमेट लगाना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कि उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, तो मैं रिग्रेशन मॉडल अपने पास यूज कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? डेफिनेशन किसकी समझ नहीं आती, हाथ खड़ा करो। ओके, इस चीज को कॉपी करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है ना भाई? ठीक, क्या कर दो, जूम कर भाई, डन। चलो आओ फिर एक और चीज समझते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सर एग्जाम्पल नंबर 2, वो एग्जाम्पल नंबर 1 थी, एग्जाम्पल नंबर 2। अब सर एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके घर की कहानी ले लेते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आता है ना घर में, है? नहीं आता? किसके घर में नहीं आता भाई? सबके घर में आता है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब ये है कि अभी मेरे ख्याल में मैं 3 डेटा लेता हूँ, एयर, अमाउंट और यूनिट्स। लेट से सर मेरे घर में 3 एसी है, ठीक है ना। अब 3 एसी है, तो मैं, मेरा जो बिल आता है वो 500 यूनिट्स का आता है, पूरे साल का नहीं, 1 महीने का। क्या हो गया? चलो एनुअल ले लो, डेफिनेशन को, एग्जांपल को सिंपल करने के लिए एनुअल ले लो। 500 यूनिट्स का मेरे ख्याल में एनुअल बिल आ रहा है मेरे पास, या 5000 यूनिट्स कर लो इसको। 5000 यूनिट्स का एनुअल बिल मेरे पास आ रहा है, कोई 2 लाख रुपए का। घर में क्या है, 3 एसी है मेरे पास, बड़े वाले पुराने,
अब होता ये है कि सर फिर गर्मी आ जाती है, ये 5,500 यूनिट हो जाते हैं, तो बिल बढ़ेगा, बिल बढ़ के हो गया 2.5 लाख रुपए। फिर सर गर्मियां और ज्यादा, हीट स्ट्रोक का दौर चल रहा है, 6,000 यूनिट हो गए, उन 6,000 यूनिट का बिल आ गया 3 लाख रुपए का। अब आप तो पागल होकर चलने लगे, तो बहुत ज्यादा बिल हो रहा है। एक काम करो, पुराने वाले एसी, ओल्ड एसी को निकाल कर क्या कर दो, डिस्पोज कर दो, फेंक दो, बहुत बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, और उसकी जगह न्यू इन्वर्टर एसी लगाओ। क्या लगाओ, न्यू इन्वर्टर एसी लगाओ। अब पापा मुझसे कह रहे हैं कि बता बेटा अब मेरा बिल कितने का आएगा, अब मेरा बिल कितने का आएगा। इसका मतलब बिल का क्या लगाना है, मैंने एस्टिमेट लगाना है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, सर बिल का आना ना आना डिपेंड करता है कि उस साल के अंदर कंजप्शन कितने यूनिट्स की हो रही है, ऐसा ना। तो बिल यहाँ पर जो बिल का अमाउंट है वो कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि बिल का आना ना आना उसके कंजप्शन के यूनिट्स पर डिपेंड करता है, और यूनिट्स इस केस में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ऐसा ना। तो मैं अब्बा को बोलूंगा सर कि बिल का होना ना होना डिपेंड करता है कि उस साल में कंजम्पशन कितनी होगी, तो मुझे ये बता दो कि उस एयर फोर के अंदर कंजम्पशन कितने यूनिट्स की होगी, तो बता दूंगा कि भाई बिल कितने यूनिट्स का आएगा। कंजम्पशन ज्यादा होगी बिल ज्यादा आएगा, कंजम्पशन कम होगी बिल भी कम आएगा। तो इस केस के अंदर भी मैं रिग्रेशन मॉडल के थ्रू मैं एस्टिमेट लगा सकता हूं अपने पास। क्या ये बात तेजी में बैठती है? इसको भी कॉपी करो, फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 भी कराता हूँ। हाँ भाई, कहाँ है वो बच्चा, किसी बच्चे, तुम दोस्त हो इसके कब से? अभी भी आंखें नहीं खुली तेरी है, खुल जाएंगी। फटाफट से कॉपी करें, तो एग्जाम्पल नंबर 3 का जरा चेक करते हैं क्या चीज है। भाई डन, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं फिर। अब सर एग्जाम्पल नंबर 3 में हो ये रहा है कि अगेन एक सेल्स डिपार्टमेंट की कहानी है। तीन साल का डेटा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सेल्स, और अब इसके साथ में लिखते हैं मार्केटिंग एक्सपेंडिचर। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्रमोशन वगैरह करता हूँ ना, बैनर वगैरह लगाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करता हूँ, इस सब हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से
ईयर 1 के अंदर कंपनी ने एक भी रुपया मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में नहीं लगाया, एक भी रुपया नहीं लगाया, फिर भी सेल्स उसकी हुई। कंपनी का मैनेजर बोलता है 5 लाख रुपए की सेल हुई है हमारी, ईयर 1 में 5 लाख रुपए की सेल हुई है, एक भी रुपए का मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में क्या किया, नहीं किया। अच्छा, फिर सर ईयर 2 में वो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर करते हैं कोई 1.5 लाख रुपए का। अब वो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, 1.5 लाख रुपए का। इसके साथ साथ जो सेल्स इंक्रीज होती है वो हो जाती है 3 लाख रुपए इंक्रीज होती है, तो टोटल 8 लाख रुपए हो जाएगी। 1.5 लाख की क्या थी मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, किया उसका डबल आपके पास क्या आया, सेल्स जनरेट हो गए। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एयर 3 में दोबारा ये 1.5 लाख रुपए की सेल्स करता है। एयर 3 में ये दोबारा 1.5 लाख रुपए की सेल्स करता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर आपके पास डबल से इंक्रीज हो जाएगी, कितने से, 3 लाख रुपए इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब 11 लाख रुपए के टोटल क्या हो गई आपके पास, सेल्स हो गई। अब क्या हुआ, अब सर दौर चेंज हो रहा है। अब पहले हम न्यूज़पेपर के थ्रू अपना पास एक्सपेंडिचर मार्केटिंग करते थे न्यूज़पेपर के थ्रू, अब दौर चेंज हो गया, अब न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं करते, अब हम क्या करते हैं, अब हम यूट्यूबर्स के थ्रू करते हैं। अब मार्केटिंग क्या करेंगे, यूट्यूबर्स के थ्रू करेंगे। तो पॉसिबल मुझे बताओ, मेरा मैनेजर बोलता है कि आप बताओ कि एयर 4 में सेल्स कितनी होगी, इसका मतलब सेल्स का क्या लगाओ, एस्टिमेट लगाओ। और जिस चीज का मेरे बच्चों मुझे एस्टिमेट लगाना होता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा ना, क्योंकि सेल्स का होना ना होना डिपेंड करता है कि उस साल के अंदर मार्केटिंग कितने की हो रही है, मार्केटिंग ज्यादा की होगी, सेल्स भी ज्यादा की होगी, मार्केटिंग कम की होगी, सेल्स भी कम की होगी मेरा भाई। तो इस केस के अंदर सेल्स डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर मेरे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और मेरा भाई इस केस के अंदर जो चेंजेस का नाम आया है वो क्या है, चेंजेस, वो ये चेंजेस है न्यूज़पेपर और यूट्यूबर वाली। क्या ये बात बेटे में बैठती है, क्या अब समझ में आ गया कि रिग्रेशन मॉडल मैं कब कब अप्लाई करूंगा, जब जब मुझे एस्टिमेट लगाना होगा किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चीज चेंज आ रहा होगा तो मैं रिग्रेशन मॉडल अपने पास यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। फटाफट से कॉपी करें फिर आगे बढ़ते हैं।
प्रोजेक्टर सही हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा। तुम लोगों को मजा आ रहा है सीए में पढ़ के? नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा, व्हाट्सएप का एक डिस्कशन ग्रुप बन गया है भाई। किसने बनाया? वो शायद किसी लड़के ने बनाया। तुमने बनाया? मेरा वाला, मेरा वाला ग्रुप किसने बनाया है? तो उस ग्रुप में ऐड हो जाना, मुझे मैसेज कर दो, इसको मैसेज कर दो, ग्रुप का लिंक जो है ना वो शेयर हो जाएगा, तो उसके साथ ग्रुप में ऐड हो जाना, ताकि ग्रुप में जो भी मटेरियल होगा मैं उसी ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है ना भाई? ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, इसको इससे कनेक्ट। अब ये सर अगर हम आगे मूव करते हैं, कुछ कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं कि कैलकुलेट किस तरीके से करना है। तो समझ में आ गया कि मैंने एस्टिमेट कब कैसे लगाना है और किस चीज का मैंने एस्टिमेट लगाना है, ठीक है? डिपेंडेंट वेरिएबल का एस्टिमेट लगाना होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज का। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं कैलकुलेशन कैरिंग डालता हूं तो कैलकुलेशन में मैंने रिग्रेशन इक्वेशन को देखना पड़ेगा कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है ना? अच्छा, अब रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास याद रखना बेटा दो तरीके की होती हैं। पहली रिग्रेशन इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं y ऑन x, और सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं x ऑन y। पहली क्या होती है? y ऑन x, सेकंड होती है x ऑन y। अभी पहली लेके चलते हैं, मतलब y ऑन x के y ऑन x का मतलब क्या है? y ऑन x की इक्वेशन जो होती है बेटा उसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू a प्लस bx। y इज इक्वल टू a प्लस bx। यहां पर y मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है,
यहाँ पे मेरे पास y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर x मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर a मेरे पास रिग्रेशन कांस्टेंट है, और b मेरे पास बेटा यहाँ पर है रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट को मैं यूं भी बोल सकता हूं कि पर यूनिट चेंज, पर यूनिट चेंज कितने का आ रहा है, ऐसा ना। तो सर सवाल के अंदर मेरे पास आएगा कि एस्टिमेट लगाओ इस वाले सेल का, यार रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ, तो मुझे ए और बी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए और बी कैलकुलेट करने के अपने अलग फॉर्मूलाज हैं, वेयर एस बी इज इक्वल टू n sum of xy minus sum of x multiplied by sum of y divided by n sum of x square minus sum of x का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला है पर यूनिट चेंज कैलकुलेट करने के लिए। ई एक्स वाई का मतलब है सम ऑफ x इंटू वाई। ई एक्स का मतलब है, ये साइन जो ये सबमिशन का साइन होता है, ये वाला, ये है सम ऑफ x, ये है सम ऑफ y, और फिर है सम ऑफ x स्क्वायर, दैट इज, इसको मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ x स्क्वायर, ऐसा ना। तो यहां से अपने पास में क्या निकाल लूंगा, b की वैल्यू अपने पास जनरेट हो जाएगी। बात आती है a की वैल्यू की, तो a की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n। सम ऑफ y ओवर n माइनस b मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ x ओवर n। तो इसके थ्रू, इसके चलते मैं अपने पास a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन जो है एक्स और वाई को थोड़ी सी देर बाद देखेंगे, ठीक है ना, एक दो दिन बाद देखेंगे, जब तक पहले इसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ तक कॉपी कर ले तो मुझे बताओ, फिर एक सवाल की तरफ मूव करते हैं हम। एन क्या हो सकता है, तो पता तो है मुझे, क्यों पूछ रहे हो, लिख देता हूँ मैं, और बोलो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। खुश हो, बस तुम खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। थोड़ा सा इस और क्या, कितना ऊपर को नीचे कुछ लिखे नहीं है, इसको नीचे बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीचे। आओ फिर एक सवाल सॉल्व करते हैं। अपनी क्लास कब तक है? 10:45 तक, ओके। कॉपी कर लिया? क्लास में इंजीनियरिंग वाले बच्चे कितने हैं? ठीक है, और कॉमर्स वाले, मेडिकल, मेडिकल के बाद 3-4 ही है, ओके। और तो कहीं से नहीं है ना कोई बच्चा? ए लेवल वाला तो कोई नहीं है? एक दो ए लेवल वाले।
भाई डन, आगे मूव करें। मैं एक सवाल स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सर सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक में हाइड कर रहा हूँ ये चीज, एक्स और वाई हमने बाद में देखना है। तो हमें लिखा हुआ है ऑब्टेन द लाइन ऑफ रेगुलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्स और वाई, मुझे गिवन दिया हुआ उन्होंने, ठीक है ना। मैंने आइडेंटिफाई नहीं करना, मैंने सवाल के अंदर एक्स क्या होगा वाई क्या होगा वो डेफिनेशन फिट करूंगा तो फिर मुझे समझ आएगा कि एक्स कौन सा वेरिएबल है वाई कौन सा वेरिएबल है। तो पहला सवाल है तो उसने मुझे लिख के दिया हुआ है कि एक्स की यूनिट्स ये हैं और वाई की वैल्यू ये है, और मैंने क्या बनाना है लाइन ऑफ रिग्रेशन बनाना, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन बना के मैं अपने पास छोड़ दूंगा, ठीक है। तो पहले काम करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, कर लें आप लोग मेरे साथ साथ लिस्ट डाउन। क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा क्वेश्चन की, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दो कि हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर बनेगी अपने पास बस। तो भाई अगर मैं एक्स की वैल्यूज को मैं लिस्ट डाउन करता हूँ इसको ऐड करता हूँ तो ये कितना बनता है तो बताइएगा। हाँ एक्स की वैल्यूज का सम, ओके। और अगर वाई की वैल्यूज को मैं ऐड करता हूँ तो वो कितना बनता है, फिर मेरा भाई मैंने एक्स वाई निकालना पड़ेगा। अच्छा बच्चा गलती क्या करता है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स वाई, बच्चा क्या करेगा इन दो को मल्टीप्लाई करा देगा, 45 और 108 को बोलेगा आंसर तो सेम आएगा, नहीं ये थोड़ी लिखा हुआ है सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई, ये अलग है, वो ऊपर वाला चीज अलग है। वो कह रहा है कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कराओ फिर उसको सम कराओ, और नीचे वाला कह रहा है कि दोनों के सम को मल्टीप्लाई कराओ, दोनों चीजें अलग अलग है। तो इस तरह की गलती मत करिएगा। तो अगर 9 हो जाएगा 16 30 48 पे 55 पे 28 78 और फिर 91 8 देन और फिर 15 into 9 135। थोड़ा इनको सम करें, बता कितना आ रहा है। 5 फिर एक कॉलम मुझे और बनाना है एक्स स्क्वायर का, थोड़ा सम करें एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, कितना 285। अब सर चूंकि y और x इक्वेशन है तो y और x इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे p निकालना पड़ेगा। तो p का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं कि n डॉट सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x डॉट सम ऑफ y डिवाइड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात याद रखना कि बच्चों को बार बार मसला होता है कि भाई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, फॉर्मूला किस तरीके से याद करें। एक आदत याद रखो, जब भी सवाल सॉल्व करोगे पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है ना, कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेगा बंदा। मैं भले 2000 दफा सवाल सॉल्व कर रहा हूँ या 3000 दफा, मैं हर दफा पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। तो फॉर्मूला लिखने की आदत डालोगे तो फॉर्मूला जहन में याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई एन कितना है, यहाँ पर 9 है, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई मेरे पास आ रहा है 597
माइनस सम ऑफ एक्स आ रहा है 45 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई आ रहा है 108, फिर n है 9 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर है 285 माइनस सम ऑफ एक्स का मतलब 45 का होल स्क्वायर। अगर मैं न्यूमरेटर में 9 मल्टीप्लाई बाय 597 करता हूं तो कितना आ रहा है 53। भाई एक दो बच्चे और कंफर्म कर लिया करो। कैलकुलेटर अच्छा किस किसके पास नहीं है भाई, हाथ खड़ा करे जरा, कैलकुलेटर किस किसके पास नहीं है। मैं माइक म्यूट करूंगा। तो आ जाएगा 5373। फिर इसके साथ साथ अगर मैं 45 मल्टीप्लाई 108 करता हूँ तो वो कितना आ रहा है, कितना 400 4860। और फिर 9 इंटू 85 285 करता हूँ तो और 45 का स्क्वायर करते हैं तो 2025। अब सर अगर मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूँ 5373 माइनस 4860 कितना आ रहा है 51। और अगर मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करता हूँ 2565 माइनस 2025 तो कितना आ रहा है 540। डिवाइड करा दोनों को क्या आ रहा है 0.95। हाँ भाई देख यही आ रहा है 0.95। हाँ ओके। तो सर इस केस के अंदर बी तो निकाल लिया हमने, अब ए निकालना है मैंने। अब ए का फॉर्मूला है सम ऑफ वाई ओवर एन माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो मेरा भाई सम ऑफ वाई कितना है 108 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0.95 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 9। अगर मैं 108 को 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है 12। और अगर मैं 0.95 को मल्टीप्लाई करता हूँ 45 से तो क्या आ रहा है 0.95 मल्टीप्लाई 45। अब डिवाइड कर दो, जो आंसर आ रहा है उसको 9 से 4 पॉइंट माइनस कराओ, क्या बन रहा है 7.25। इसका मतलब अगर मैं रिग्रेशन इक्वेशन बनाता हूं तो रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो y इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 7.25 प्लस 0.95 x। तो ये इक्वेशन बना के मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसको अपने पास कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, फटाफट से कॉपी कर। अच्छा एक बात याद रखना कि मैं वर्किंग पीडीएफ जो मैं काम करता हूँ ये मैं रोज का रोज शेयर नहीं करता हूँ। मैं पूरी कंपाइल शेयर करता हूँ जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास में जरा कॉपी करने की आदत डालो। मैं एक रीजनेबल टाइम दूंगा ताकि आप उसके अंदर कॉपी कर सको, ठीक है ना। देन आगे बढ़े भाई।
मैंने एक बहुत आसान टॉपिक से स्टार्ट किया अपने पास, ठीक है ना, बच्चों वाला टॉपिक है, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाओ पॉलिटिक्स से। नहीं भाई, अब ये दिन थोड़ी आ गए हैं कि ये मैं प्राइम नंबर पढ़ाऊंगा, ऑड नंबर पढ़ाऊंगा, इवन नंबर पढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, मजाक के अलावा। इसीलिए जो है वो मैंने कसर टॉपिक से स्टार्ट नहीं करता था। भाई आगे मूव करूं मैं? चलो भाई, आ जाओ फिर। मैं नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, और उस सवाल को आप लोग रेट करिएगा। सवाल रीड करो सुकून से। हमेशा सवाल रीड करने में सबसे ज्यादा टाइम लगाया करो। सवाल क्लियर होगा तो आगे की कहानी क्लियर होगी। इसमें एक्स क्या है, इसमें वाई क्या है, नहीं दिया हुआ उसने। कैसे पता? हाँ देखो, सवाल में मैंने डेफिनेशन फिट करनी पड़ेगी दोबारा से। अगर सवाल रीड करता हूँ, लिखा हुआ है कि a researcher wants to find out if there is a relationship between height of the son and height of their father. In other words, do tall father have tall son? He took a random sample of 6 families, their height in inches and given below in an order array. और हाइट ऑफ द फादर गिवन है, हाइट ऑफ द सन गिवन है। अभी तक सवाल में ये नहीं पता चला है कि एक्स क्या है, वाई क्या है। अब बता रहा है वो, कह रहा है प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ द सन, मतलब सन की हाइट को क्या लगाना है मैंने, एस्टिमेट लगाना है। सन की हाइट का एस्टिमेट लगाना है, और जिस चीज का मैंने एस्टिमेट लगाना होता है वो मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। और इफ द फादर हाइट है 17, तो फादर की हाइट मुझे क्या है, गिवन है। तो जिस चीज की वैल्यू सवाल में गिवन हो उसको मैं अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलता हूं। क्या बात समझ में आती है? तो इसका मतलब सर, अपने सवाल के हिसाब से मैं हाइट ऑफ द फादर को x दूंगा और हाइट ऑफ द सन को मैं क्या दूंगा, y दूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं हर डिपेंडेंट वेरिएबल को लेटर y से डिनोट करता हूं, और हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैं लेटर x से डिनोट करता हूं, ठीक है ना। तो सर सवाल के अंदर अब मैंने क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और मैंने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने ऊपर कैलकुलेट करी है, ठीक है ना। तो सुकून से अपने पास इसको सॉल्व करें और फिर हम डिस्कस करते हैं। पूरा ऊपर वाला सवाल का पैटर्न है जिस तरह से हमने ऊपर किया है। और इन वालों समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अमन सुकून जिंदगी में। ओके।
डन हो गया भाई। वहां पीछे वालों को नजर आ रहा है सही से? आ रहा है नजर? नजर नहीं आ रहा हो तो यहाँ बैठ जाया करो। अच्छा, एक बात याद रखना है कि मेरी क्लास में या हर क्लास के अंदर जो स्टार्टिंग की 3 रोज है ना लेफ्ट वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लड़कियों के लिए रिजर्व कर दो, ठीक है? और लड़के अगर बैठना चाहते हो तो चौथी सीट से बैठेंगे। यहाँ से तो लड़के बैठेंगे फर्स्ट सीट से, ठीक है ना? ये वाली रो में पहली दूसरी तीसरी रो जो है वो गर्ल्स की है, उसके बाद लड़के बैठना शुरू हो जाओ अपने पास, ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि लड़के चौथी सीट से नहीं बैठेंगे। भाई नहीं नजर आएगा इसके ऊपर यार। भाई डन। तुम लोग का रिजल्ट आ गया इंटर का? नहीं है? तो कब आएगा? अक्टूबर में? हमारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसकी परसेंटेज जो है वो 50% से कम है फर्स्ट ईयर में? हमारी है, क्लास के बाद मिलना। 50 से कम है फर्स्ट ईयर के अंदर, क्लास के बाद मिलना, सही है? और वो कितने बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो 50 और 60 के बीच में? कोई नहीं है ऐसा? चलो ओके। भाई मैं करवाऊँ? जी। एक्स एक्स जब इक्वेशन बना लूंगा तो उसमें जो राइट हैंड साइड के ऊपर जो एक्स है वो 70 रखूंगा। एन तो नंबर्स ऑफ टर्म्स देख लो ना, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 6 है। हो गया भाई?
चल भाई मुझे बताओ सम ऑफ एक्स कितना आ रहा है? 396. सम ऑफ वाई 405. पहला सम ऑफ एक्स वाई कितना है? पहला 41. सेकंड 44 89 46 23 87 4760 4760. 46 पहला सम ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? 3969 फिर 4225 356 4489 4489 4624 this 125 2615. भाई सबके सब यही आ रहे हैं अपने पास? ओके तो सर अगर मैं सवाल में पहले बी कैलकुलेट करता हूं तो बी का फॉर्मूला है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स डॉट सम ऑफ वाई ओवर n सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई n तो 6 था, 6 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स वाई कितना है? और सम ऑफ एक्स है मेरे पास 396 मल्टीप्लाई बाय 405 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 26152 माइनस 396 का होल स्क्वायर। तो मेरा भाई अगर मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 26740 करता तो क्या आ रहा है? 160 ये कौन सी जबान बोल रहा है भाई? 160 440। और अगर मैं 396 मल्टीप्लाई 40 फैक्टर करता हूँ तो क्या आ रहा है? 160 हाँ अब सही है 160 अब बेहतरीन है। अब फिर क्या आ रहा है? 6 मल्टीप्लाई बाय 26152 156 और ये 56816 अगर मैं न्यूमरेटर सॉल्व करता हूं तो कितना आ रहा है? 60/9 3/96 क्या आ रहा है? 0.5। और अगर मैं a कैलकुलेट करता हूं तो a का फॉर्मूला है सम ऑफ y ओवर n तो सम ऑफ y ओवर n का मतलब है 405 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 625 मल्टीप्लाई बाय 396 डिवाइड बाय 6। टोटल ये बता दो कितना आ रहा है? इसका मतलब a भी आ गया b भी आ गया। अब मैं रिग्रेशन इक्वेशन बना सकता हूं दैट इज y इक्वल्स टू a प्लस bx। a की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है 26.25 प्लस 0.625 और x की वैल्यू सवाल में मुझे ये गिवन थी, ये रही 70 इंचेस। तो मैं नीचे आके x की जगह क्या रख दूंगा 70। तो y कितना आ रहा है? ऑल्सो 70 इंचेस आ रहा होगा। ठीक है भाई, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फादर की हाइट और सन की हाइट जो है वो क्या है? सेम है और डिपेंडेंट भी है आपस में। ठीक है ना? किसके तो सही किया था? हाथ खड़ा करो। बस एक दो बच्चों ने, बाकी क्या कर रहे थे भाई? हाँ आधा किया था। ठीक है कौन कह रहा है? ओके खवातीन में अच्छा ठीक है। है क्यों क्या समझ नहीं आया इसमें?
ये नहीं कह रहा पूरा समझ नहीं आया शुरू से अब तक। क्यों, क्या सवाल में क्या चीज समझ नहीं आई वो पूछ रहा हो ना। है? भाई इन सबको ऐड करोगे, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? तो फिर कैसे ऐड करेगा? ले लो कैलकुलेटर, हाँ ले लो, देखो है। ये लिखो 63, पे प्लस दबाओ, फिर 65 पे प्लस, फिर ऐसे ऐसे करते करते आओ, ऐसे आओ ना बेटा। 63 पे प्लस दबाओ, फिर 65 पे प्लस दबाओ, फिर 66, ऐसे मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों को, ये आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों को, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, ये आ जाएगा। करके चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है? x मल्टीप्लाई बाय वाई, ये लिखा हुआ है ना, x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो हर वाई को मल्टीप्लाई कराओ, वो आ जाएगा। देखो आ रहा है, चेक करो, इसको कह रहा है चेक करो। आ रहा है। फिर ये एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है? ये लिखो 63 मल्टीप्लाई बाय 63, ऐसे करो, ये आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा? ये करो 65 मल्टीप्लाई बाय 65, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है ना? हाँ, नीचे तो सम करना है ना, फिर सम तो चाहिए मुझे सवाल में। फॉर्मूला में सम करूंगा ना, फिर सबको ऐड कर दूंगा निकालने के बाद। ठीक है, आओ नेक्स्ट वहां पे चलते हैं भाई। सवाल में डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? देखो क्या लिख के दिया हुआ है, एस्टिमेट यील्ड, इसका मतलब यील्ड मेरे पास डिपेंडेंट है, बाय हो जाएगा। और फर्टिलाइजर की वैल्यू चूंकि गिवन है, तो वो x हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो x और y आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सवाल के अंदर। बस फिर शुरू हो जाओ, बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई हंसनी, सवाल सॉल्व कर, इतना कुछ होने की जरूरत नहीं है। वो मैंने कुछ आप लोगों को रीजंस टू फेलियर वगैरह लिखवाए थे, याद है ना? पढ़ना है कोई नहीं पढ़ना, उसको रोज खोल के पढ़ते हो? Yes, sir. अब तक पढ़ाई नहीं तो खोल के क्या पढ़े? रजिस्टर उठाया है उस दिन के बाद से, है ना? फिर मंगल के बाद से आज रजिस्टर उठाया है। वैसे कैसी कैसी फीलिंग कैसी आ रही है तुम लोगों को इतवार वाले दिन पढ़कर? इतवार वाले दिन सुबह सुबह पढ़ के आना कैसा लग रहा है? सुबह 7 बजे घर में उठे होगे, कैसा लग रहा है? चेंज आ रहा है जिंदगी में? अभी इतना चेंज आ रहा है बेटा, आप चेंज हो जाओगे, समझ करो।
सर आप ब्रश नहीं करना इसलिए आज के दिन में बता रहे हैं वरना ब्रश करो तो वैसे कैसे आते हो, बाइक से आते हो, ही यार कहाँ से आते हो?
चले भाई इसको सॉल्व कर लेते। और अगर x और y की वैल्यू को लिस्ट डाउन करते हैं तो 0 to 4 8 and 10 30 आ रहा है। सम ऑफ 5 110 113 118 119 120 आंसर 118। तो कितना आ रही है? 698 एक्स वाई 0 आएगा पहले, तो फिर 226, फिर 472, फिर 1180। क्या बन रहा है? 33 3552। ऐसा एक्स स्क्वायर पर निकाल लेते हैं। 36 कितना आ रहा है? 220। तो अगर सर मैं बी निकालता हूं, बी का फॉर्मूला है n सम ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय n सम ऑफ एक्स स्क्वायर तो कितनी थी की वैल्यू थी? 6 मल्टीप्लाई बाय 38 पूरा। अगर मैं रेग्रेशन कोफिशिएंट सॉल्व करता हूं पूरा 0.88 5 के बाद क्या है? 7 ले लो बस, छोड़ दो। ठीक है, बी आ जाएगा यहाँ से। और फिर अगर ए निकालता हूं तो ए का फॉर्मूला सम ऑफ y ओवर n। तो मेरा भाई अगर हम सॉल्व करें तो y है 698 ए की वैल्यू क्या आ रही है? 111.90 111 0.905 तो सर अगर मैं रेग्रेशन इक्वेशन बनाता हूं y is equals to a plus bx triple 1.905 plus 0.8857 और x 3 कैसे सही किया? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। फटाफट से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कितना टाइम बाकी है? 3 मिनट बाकी है, हो जाएगा एक सवाल। चलो बस फिर एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। जो कॉपी कर रहा है वो कॉपी कर लो, मैं क्लास अभी ऑफ नहीं कर रहा।